आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत दौरा भी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भारत दौरे पर हैं। सोमवार को उनका दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद शाम में पीएम मोदी ने जेडी वेंस से भी मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति दिन में राजधानी के अक्षरधाम मंदिर भी गए। इस दौरान उन्होंने अपने तीनों बच्चों के साथ पूजा की। ये तीनों बच्चे भी भारतीय परंपरा से जुड़े परिधानों में नजर आए। अब सुबह वो जयपुर में आमेर महल का दौरा करेंगे। यहाँ उनका स्वागत राजस्थानी शाही अंदाज में होगा। सूरज पोल गेट पर उनका स्वागत दो खास हथनियां चंदा और पुष्पा भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बच्चे की मुलाकात की शानदार तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल पीएम से मिलने पहुंचे। इस दौरान जयवीर के साथ उनके पिता, मां, पत्नी और बेटी भी मौजूद रही। इसी मुलाकात में पीएम मोदी मजाक में जयवीर की बेटी राबिया के कान खींचते नजर आए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर की गईं तो वायरल हो गईं। वहीं खुद जयवीर ने लिखा कि उनके परिवार को पीएम से जो सम्मान मिला उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जयवीर के मुताबिक बच्चों से कनेक्ट करने का पीएम का तरीका भी काफी प्रेरक है। झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो साइकिल चलाते नजर आए, साथ ही उनकी बेटी साइकिल के पीछे दौड़ती दिखाई दी। इसी दौरान पूर्णिमा दास साहू ने साइकिल पर चलते हुए स्कूल चले हम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा गुनगुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने रास्ते में कुछ स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। ऐसा करते हुए बीजेपी विधायक ने अपने बचपन को भी याद किया। कई लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। पूर्णिमा दास साहू पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू भी हैं। चेन्नई में एक शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल सड़क पर बारिश के पानी में करंट आ गया था। इसी करंट की चपेट में एक छात्र उस समय आ गया जब वो अपनी स्कूल बस की ओर बढ़ रहा था। फिर पास से गुजर रहे एक बाइक सवार ने तुरंत पानी में जाने की कोशिश की, लेकिन वो करंट की वजह से बच्चे के पास नहीं जा सका। इसके बाद उसने दूसरे किनारे पर पहुंचकर इस बच्चे को पानी से खींचा और होश में लाने की कोशिश की। फिर आसपास के और लोग भी बच्चे की मदद में जुट गए। यूपी के इटावा सफारी पार्क में शेरनी रूपा ने 4 शावकों को जन्म दिया। इन नन्हे मेहमानों का एक वीडियो भी जारी किया गया। इससे पहले रूपा ने सितंबर 2023 में एक शावक को जन्म दिया था। अब इस पार्क में कुल 22 एशियाटिक बब्बर शेर हो गए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी। आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला चेन्नई का है, जहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ 12 साल की उम्र में रेप हुआ और 10 साल बाद यानी कि 22 साल की उम्र में उसे इंसाफ मिला। इसमें उस लड़की की हिम्मत और पुलिस की मेहनत भी शामिल है। लेकिन इस 10 साल के दौरान पीड़ित लड़की को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी कल्पना करके भी सिहरन होती है। एक हंसती खेलती लड़की का भविष्य बर्बाद करने वाले उस दरिंदे को सजा मिल चुकी है। इसलिए ऐसे मामले को लेकर सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। देश में रेप के मामलों को लेकर अक्सर प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं, जिसमें आरोपी को सजा देने और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की जाती है। कई मामलों में पीड़िता की हत्या तक कर दी जाती है। कोलकाता में पिछले साल अगस्त में एक ऐसे ही मामले की गूंज रही थी, जिसमें लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी। 2012 में दिल्ली के निर्भया रेप और हत्या केस को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे।
इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सख्त कानून के बावजूद देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट जो सामने आई थी उसके मुताबिक भारत में हर घंटे रेप की 3 वारदात होती है, यानी हर 20 मिनट में एक वारदात। खास बात यह है कि 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। इसके पीछे भी कई अहम वजह है। मसलन लोकलाज के चलते बहुत से मामले पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। कई मामलों में गवाह मुकर जाते हैं, सबूत मिट जाते हैं। कई मामलों में दबाव के चलते पीड़ित पक्ष केस वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। समाज ये नहीं सोचता कि किसी दूसरे ने ऐसा उसके साथ किया है, बल्कि करने वाले के प्रति उतनी भावना नहीं होती, पर क्योंकि उसके साथ हुआ इसलिए उसको जो है टारगेट करने की कोशिश होती, विक्टिमाइज करने की कोशिश होती। तो माता पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो पुलिस में रिपोर्ट करें या न करें। यदि उसको छिपा लेते हैं तो उसमें समस्या ये होती है, जो करने वाले होते हैं उनको फिर मौका मिलता है, अपराध करने की भावना बढ़ती है कि हमने कुछ किया और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो उनका जो एक प्रकार से अपराध करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाती। यदि रिपोर्ट करते हैं तो समस्या बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ आती है कि उसकी शादी कैसे होगी, उसका भविष्य कैसे बनेगा, तो ये समस्याएं थी। अब हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन इस मामले में रेप पीड़िता की हिम्मत दिखाने और पुलिस ने जो अपनी भूमिका बखूबी निभाई, उसके चलते रेप और अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार को कड़ी सजा मिली। मामला तमिलनाडु का है, जहां आज से 10 साल पहले 12 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था। आरोप 41 साल के एक व्यक्ति पर लगा था, लेकिन इसके बाद पीड़िता लापता हो गई थी। लेकिन 10 साल बाद वो 22 साल की उम्र में चेन्नई की एक अदालत में पहुंची। उसने आरोपी के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। दरअसल ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2015 में चेन्नई में 12 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहती थी, जहां मकान मालिक का 41 साल का दामाद अब्बास अली नाबालिग से छेड़खानी करता था। 7 फरवरी 2015 को अब्बास अली ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसे चेन्नई से करीब 430 किलोमीटर दूर डिंडीगुल ले गया। वहां एक होटल बुक कर अब्बास अली ने लड़की के रेप की वारदात को अंजाम दिया और लड़की को वहीं छोड़कर वो वापस चेन्नई लौट गया। एक 41-year-old अक्यूज ने उसको किडनैप कर यहाँ से चेन्नई से 430 किलोमीटर दिंडलकर लेकर चलकर वहाँ पे एक होटल पे उनको फंसाकर वहाँ पे रेप किया था। उसके बाद इस लड़की का पूरा लाइफ कंप्लीटली डैमेज हो गया। इनको, उस फैमिली को कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए थे और यहाँ से वो एक रिमोट विलेज चल गए हैं, और वो भी इट इज एलिजेड ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द अक्यूज्ड। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को 2 दिन बाद लड़की मिली और फिर उसके शिकायत के आधार पर अब्बास अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन इसके अगले ही दिन लड़की लापता हो गई। जो विक्टिम है, विटनेस है, वही यदि गायब हो जाएं और वो एब्सेंट रहें तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में और कार्रवाई करने में पुलिस को काफी परेशानी आती है। तो क्योंकि उनके बिना कार्रवाई को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो निश्चित रूप से वो एक स्थिति पुलिस के लिए काफी परेशानी का सबब बनती है। दरअसल आरोपी के दबाव के कारण लड़की डर के चलते अपनी मां के साथ कहीं चली गई। दोनों मां बेटी तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके के दूर दराज गाँव में रहने लगी, लेकिन आरोपी अब्बास अली ने उन्हें ढूंढ लिया और धमकी दी कि अगर गवाही देने वो चेन्नई आई तो जान से मार दिया जाएगा। इसके चलते पीड़िता को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसकी मां ने साथ नहीं छोड़ा। हर किसी की ख्वाहिश सुनहरे भविष्य की होती है,
जिसके लिए पढ़ाई लिखाई बेहद अहम होती है। लेकिन एक हैवान के चलते एक लड़की की स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई और उसके सपने बिखर कर चूर चूर हो गए। रेप की घटना ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीड़ित लड़की के माता पिता अलग हो गए, मतलब परिवार पूरी तरह बिखर गया। डर के चलते माँ बेटी नई पहचान के साथ भटकती रही और दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करती रही। इस दौरान चेन्नई की एमकेवी नगर की महिला पुलिस ने पीड़िता की तलाश नहीं छोड़ी, वो उसे तलाशती रही और इस साल के शुरुआत में ही पुलिस ने 22 साल की हो चुकी पीड़िता को ढूंढ निकाला और अदालत में पेश किया। पुलिस की सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश हुई युवती ने यौन शोषण और छिपने में बिताए सालों के बारे में गवाही दी, जिसके आधार पर 51 साल के हो चुके अब्बास अली को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। नाबालिग बच्चियां हैं, उनके लिए जो भी पोस्को एक्ट जो कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो काफी कठोर है। उसमें बहुत ज्यादा एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती। बच्ची का जो अपना बयान है वही पर्याप्त होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो सारे चीजें जो है वो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, परंतु उसका अपना स्टेटमेंट भी, यदि और कुछ नहीं है तो उसका अपना स्टेटमेंट पर्याप्त होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनको सजा मिल सके। तो इस रूप में पोस्को एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो अपने आप में काफी कठोर हैं। आसानी से जमानत नहीं होती अपराधी की, और उसमें अधिक चांसेस ये है कि उसमें बचने के भी चांसेस नहीं होते। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की तुलना में नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ने की बात सामने आई थी। तमिलनाडु का ये मामला भी नाबालिग से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गुनहगार को उसके किए की सजा मिली। अदालत ने रेप के गुनहगार अब्बास अली को उम्र कैद की सजा सुनाई और 3 अप्रैल को राज्य सरकार को पीड़िता को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। उस केस पे अभी जजमेंट भी मिला है, जैसे इस लड़की जो शी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, उनको बहुत ही मेंटल इश्यूज था। उसके बाद जब वो कोर्ट में अपीयर हुआ था उस वक्त पूरा उन्होंने नरेट किया क्या एट्रोसिटीज शी हैड टू फेस, और उसमें जज ने वर्डिक्ट दिया कि अंडर IPC 366 10 years imprisonment और ₹10,000 फाइन, एंड अंडर पोक्सो एक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ₹25,000 फाइन, और इसके साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट को 15 लाख कॉम्पनसेशन, वो भी ऑर्डर कॉपी मिलने के 30 डेज में देने के लिए जज ने ऑर्डर की है। इस पूरे मामले ने ये साबित कर दिया है कि अगर पीड़ित हिम्मत दिखाए और पुलिस अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करे तो अपराधियों को उसके किए की सजा मिलकर रहती है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चेन्नई से प्रमोद माधव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। निशिकांत दुबे की बड़ी मुश्किल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दूसरी जगहों पर हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को सुनवाई करेगी। इस मसले पर वकील विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दायर की, जिस पर अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, साथ ही वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती और 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच करवाने की भी मांग की गई है। दिल्ली सरकार के बाद एमसीडी पर भी बीजेपी का राज होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उसके कुछ पार्षदों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हार से इतना डर था कि मेयर चुनाव लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। ये चुनाव 25 अप्रैल को होगा। बीजेपी ने पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह को मेयर और पार्षद जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने अपने नामांकन भर दिए हैं।
झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट पर दिए अपने विवादास्पद बयान के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एक याचिका के जरिए निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप केस दायर करें। दायर करने के लिए आपको अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि अदालत ने ये जरूर साफ किया कि इस याचिका के लिए पहले अटॉर्नी जनरल से अनुमति ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए उनका स्नेह हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि उनकी संवेदनाएं ईसाई समुदाय के साथ हैं। इनके अलावा पोप के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत दुनिया भर के कई नेताओं और हस्तियों ने दुख जाहिर किया। पिछले दिनों कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस फेफड़ों में इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। वो 88 साल के थे। फिलहाल वेटिकन सिटी में 9 दिनों का शोक घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में आई आपदा के बाद सेना मददगार साबित हो रही है। वो प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। साथ ही उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। रविवार को यहां बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में अब रास्तों को भी खोलने की कोशिशें जारी हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। दोनों ही तरफ से सियासत और सियासी वार पलटवार चल रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है, तो बीजेपी सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखा हमला कर रही है। उधर राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता राहुल के बयान को विदेश में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार दे रहे हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल के बयान के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता। कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दाखिल की गई पहली चार्जशीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी अदावत चल पड़ी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी है। इक्कीस से 27 अप्रैल के बीच 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस अभियान का नाम कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ रखा गया है। इस मुहिम के तहत कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को झूठा बताकर नेशनल हेराल्ड केस में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होना साबित करना है। AJL's media outlets have a vast digital presence. These are the facts. Where is the crime? Where are the proceeds of crime?
Where is the tainted money? Where is the offense of money laundering? नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व और प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के पास था। यही वजह है कि चिदंबरम ने एजेएल पर जोर दिया। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईमानदारी और प्रतिष्ठा को निशाना बनाने के लिए सत्ता का खुला दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुहिम शुरू की है तो बीजेपी भी उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अगर वो परिवार भ्रष्टाचार ही करेगा तो आखिरकार जांच एजेंसियों को तो अपनी कार्रवाई करनी है। अब ये सोचें कि प्रथम परिवार जो अपने आप को गिनता है उनका प्रथम कर्तव्य केवल भ्रष्टाचार करना है और देश के कानून से ऊपर अगर एक परिवार है तो ऐसा नहीं। ये दुष्प्रचार और फ्रॉड के जो है सरगना है। ये चार्जशीट दुनिया का 8th वंडर है। 7 वंडर्स तो था ये, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी और मोदी जी कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेशनल हेराल्ड केस को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच राहुल गांधी के विदेश में दिए एक बयान पर भी घमासान छिड़ गया है। अमेरिका के बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी का एक सेशन था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि हमारे लिए ये बहुत साफ था कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact, and the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes, and if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए गए इस तरह के बयान पर बीजेपी ने उन पर जुबानी हमला करते हुए सवाल दागे तो कांग्रेस राहुल के बयान के समर्थन में मैदान में उतर आई। विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है। याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो। कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भी राहुल के बयान को लेकर विरोध और समर्थन के सुर निकल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जब भारत छोड़कर बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। मतलब एक परंपरा ऐसी रही है कि अपने देश के बाहर जब हम जाते हैं तब देश के अंदर की बात या पॉलिटिकल बात वहां नहीं करनी चाहिए। बाहर की बात क्या है? मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर, भूमि पर जाकर ये बात किया है। राहुल गांधी
सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती देश की, विश्व की। जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब नेशनल हेराल्ड से लेकर विदेशी धरती पर बयानबाजी के मुद्दे पर घमासान बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसका अंत कब और कैसे होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में उछाल जारी है। लगातार 4 दिनों की बढ़त के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरियाली रही। सेंसेक्स 855 अंक उछलकर 79,408 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 274 अंकों पर चढ़ा। ये 24,126 पर बंद हुआ। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। पिछले करीब 4 महीनों में सोना 20,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। अब सोने की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम 1650 रुपए बढ़े। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी के दाम भी 500 रुपए बढ़े। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 98,500 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 25 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 13 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की। योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ये धनराशि महिलाओं के लिए चलाई जा रही 4 अलग अलग योजनाओं के तहत दी जाएगी। सरकार इस साल करीब 9 लाख रुपए की राशि उन महिलाओं को देगी जो कि दहेज के कारण परेशानियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए 8 लाख रुपए खर्च करेगी। योगी सरकार ने विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए 70 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू की है, जिसके तहत विधवा महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को पुरस्कार दिया जाएगा। विधवा महिलाओं से विवाह करने से जुड़ी योजना के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं। योगी सरकार ने महिला कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि पैसा सही तरीके से और समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे और कोई गड़बड़ी ना हो। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत यूपी सरकार की ओर से 1,000 रुपए महीने के हिसाब से विधवा पेंशन दी जाती है। यूपी में 26 लाख से ज्यादा विधवाएं इस योजना के तहत पेंशन पा रही हैं और समाज में सिर उठाकर जीवन यापन कर रही हैं। जाहिर है, जरूरतमंद महिलाओं का जीवन संवारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधवा महिला से विवाह की योजना लाकर सरकार ने समाज में विधवाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने और उनके सम्मान को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये बताइए आलोक जी की क्या कहना है आपका? तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं विधवाओं को, दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद सरकार करने जा रही है। यह ईश्वरीय कार्य है। एक अच्छे शासक का यह गुण है कि वह अपने जनता को के अंतिम कष्ट को समझने का प्रयास करे। जो भी महिलाएं कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से परिवार से भी या समाज से भी उनकी अवहेलना होती है। सरकार ने बिना वोट बैंक की चिंता किए, बिना किसी जात पात की चिंता किए, बिना भेदभाव के यह इतना शानदार निर्णय लिया कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हृदय से आदित्यनाथ जी, योगी जी को हृदय से आभार है। जी, योगी जी का ये जो अभी योजना लाए हैं विधवा पुनर्विवाह और जो दहेज उत्पीड़न से परित्यक्त महिलाएं थी उनको पुनर्विवाह के लिए जो योजना रही है, हमारे समाज में चूंकि ऐसा है कि जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं या छोड़ी हुई महिलाएं हैं उनको हे की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन योगी जी ने उनके दर्द को समझा और पुनः विवाह का जो प्रावधान लाया है, जीवन को फिर से प्रारंभ करने का जो योजना लाया है, ये बहुत श्रेयस्कर है। इस योजना को लाने से आधी आबादी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और उनके आत्मसम्मान की भी बहुत सरकार ने
योगी सरकार ने चिंता की है। तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आधी आबादी के सम्मान की चिंता की है। अब महिलाओं को, जो तलाकशुदा महिला हैं, उनको समाज में लोग हे दृष्टि से, गिरी हुई दृष्टि से देखते थे कि तलाकशुदा महिला है, या जो जैसे कि दहेज से उत्पीड़ित बहनें हैं, उनके भी पुनर्विवाह की चिंता, तलाकशुदा बहनों की विवाह की चिंता की है। तो इससे महिलाओं को सम्मान मिला। ये एक अच्छा कदम है और मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये योजना जो है महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगी। अगर ईमानदारी से इस योजना का लाभ उठाया जाए तो एक महिला को आश्रय भी मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, और जहां तक महिलाओं को इस धनराशि की जहां तक व्यवस्था की गई है तो उससे अपने स्वावलंबन की दिशा में, बच्चों की शिक्षा की दिशा में और उनको एक परिवार का सहारा मिलने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हम लोग इसकी सराहना करते हैं। चीन का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। गुजरात के सूरत में पुलिस ने साइबर ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 12 सदस्य पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक ये साइबर क्रिमिनल हैं और डिजिटल अरेस्ट में शामिल थे। बताया गया कि पीड़ितों को सीबीआई या कोई और अधिकारी बनकर फोन करते थे, फिर उनसे निजी जानकारी जुटा लेते थे। फिलहाल इनसे दूसरे मामलों में भी पूछताछ हो रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक दिलचस्प बात सार्वजनिक की। दरअसल उन्होंने कहा कि एआई से सवाल जवाब के दौरान थैंक यू और प्लीज जैसे शब्द बोलने से चैट जीपीटी के सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, जिससे बिजली का खर्च भी बढ़ रहा है। एक यूजर ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर ऑल्टमैन से चर्चा की थी। इस यूजर ने पूछा कि एआई से बात करते समय शिष्टाचार यानी प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए। इस सवाल पर ऑल्टमैन ने जवाब दिया कि $1 मिलियन खर्च होते हैं। चीन का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दुनिया भर में चर्चा में है। इसका नाम लिंग AI 2.0 है। इसे पिछले साल जून में पेश किया गया था। अब पिछले दिनों इस AI मॉडल को बाकी देशों में भी पेश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लिंग AI 2.0 के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये 2.25 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको ओडिशा के एक ऐसे गांव ले चलेंगे जो कि संगीत, साहित्य, कला और सनातन संस्कृति की धुरी माना जाता है। इस गांव का नाम है रघुराजपुर। ये पुरी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे भगवान जगन्नाथ की नगरी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इस गांव में प्रवेश करते ही पट्टचित्र कला का ऐसा मनोरम रूप देखने को मिलता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। इस गांव में हर घर की दीवार पट्टचित्रों की मनोहारी झांकियों से जीवंत नजर आती है। संगीत, साहित्य और कला सनातन संस्कृति की धुरी माने जाते हैं। सनातन संस्कृति की कलात्मक दक्षता के विराट स्वरूप का दर्शन करना हो तो आप चले आइए भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के इस छोटे से गांव रघुराजपुर में। पुरी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर गांव में प्रवेश करते ही पट्टचित्र कला का मनोरम रूप आपके मन को मोहने लगेगा। इस गांव के हर एक घर की दरों दीवारों पर पट्टचित्रों की मनोहारी झांकी भारतीय कला को जीवंत करती नजर आती हैं। ये रघुराजपुर अपने आप हेरिटेज विलेज बुलाया जाता है, क्योंकि इस गांव में जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा का एक अनोखा मिलन होता है। क्योंकि इस गांव में हर कोई जगन्नाथ संस्कृति परंपरा का कलाकृति का पटचित्र बनाते हैं और ये पटचित्र को देखने के लिए देश विदेश से लोगों का यहाँ भारी मात्रा में भीड़ होता है। रघुराजपुर गांव की ये सुंदर कलाकृतियाँ अपने दामन में पौराणिक कथाओं का अथाह विस्तार समेटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा से लेकर विष्णु के सभी अवतारों के रूप के साथ अनगिनत पौराणिक कथाओं के स्वरूप के दर्शन आपको गांव की चित्रकारी में देखने को मिल जाएंगे। इस गांव पर मां सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा है कि यहाँ जन्म लेने वाला हर इंसान कला की लियाकत के साथ पैदा होता है। यहाँ हर घर की चार दीवारी में कलाकार की आत्मा बसती है। पीढ़ी पीढ़ी हमारा गांव में जितना ये है सब जगन्नाथ का है। जितना टाइम में जगन्नाथ प्रतिष्ठा हुआ, वो जगन्नाथ का सेवा पूजा आरम्भ हुआ, उतना टाइम से ये पीढ़ी पीढ़ी से चला गया है।
रघुराजपुर गांव की इस अनोखी खासियत को देखते हुए साल 2000 में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने गांव को हेरिटेज विलेज घोषित कर दिया था। आज ये गांव ओडिशा के रूरल टूरिज्म प्रोग्राम का भी हिस्सा बना हुआ है। आलम यह है कि देश और दुनिया के कला और संस्कृति प्रेमी यहाँ आते हैं और यहाँ की कला संस्कृति देखकर अभिभूत हो जाते हैं। कई सारा ये पटचित्र यहाँ है जो कुछ सुपारी में बनाया हुआ है, कुछ लकड़ी में बनाया हुआ है, कुछ कपड़ों में बनाया हुआ है, कुछ बर्तन में बनाया हुआ है और बहुत सारा चीज मिट्टी में भी कुछ चीज ऐसे हैं। आप देख सकते हैं कांच के अंदर भी बहुत सारा चीज सजाया हुआ है। सर यहाँ आ जाए हैं, रघुराजपुर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? रघुराजपुर आज क्यों आए हैं? नहीं, अभी तो एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज फैसिनेटिंग। सर क्या देख रहे हैं गांव के अंदर? आप जब आए हैं पूरा गांव ये सजाया हुआ है, पूरा ये संस्कृति और परंपरा का पटचित्र आप देखने के लिए मिलता है, क्या लगता है सर? I mean, historically this has been a known place, right? And it is really good to be here and explore the paintings and the arts of the art. ओडिशा का पुरी शहर यूं तो भगवान जगन्नाथ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि पुरी शहर की आत्मा इस गांव में बसती है। इस गांव में आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सीढ़ियों से लेकर दरों दीवारों तक पर परंपरागत पेंटिंग का सौंदर्य न दिखाई दे। पट्टचित्र को लेकर गांव के लोगों की दीवानगी ऐसी कि छोटी सुपारी से लेकर कांच की बॉटल्स तक, यहाँ तक कि घर के बर्तनों को भी मनोरम पेंटिंग से जीवंत कर दिया जाता है। पुरी के रघुराजपुर गांव से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टैरिफ वॉर के बीच चीन की नई चेतावनी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने मई में इतिहास रच देंगे। दरअसल वो एक्सिमो मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। इस तरह शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ये इसरो, नासा और दूसरी संस्थाओं का साझा मिशन है। ये मिशन इसरो के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी शुभांशु शुक्ला चुने गए हैं। यानी जब इसरो का मिशन गगनयान अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होगा तो उस समय टीम में कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जिसे अंतरिक्ष यात्रा का और खासकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती के वातावरण में आकर समुद्र में लैंडिंग का पहले से अनुभव होगा। कहा जा रहा है कि शुभांशु एक्सिमो मिशन 4 के तहत बीज उगाने समेत 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे। कराची में एक शख्स ने अपने दर्जी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में अनोखी शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल उसने दर्जी पर पारिवारिक समारोह के लिए दिए गए ऑर्डर को समय पर पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना मांगा, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 30,000 रुपए की मांग की है। आरोपों के मुताबिक दर्जी ने कई बार कपड़े तैयार करने का वादा किया और वो खुद भी बार बार दुकान पर गया, लेकिन उसका काम नहीं किया गया। वहीं दर्जी ने दावा किया कि वो कर्मचारी की कमी की वजह से कपड़े नहीं सिल पाया। टैरिफ वॉर के बीच चीन ने अमेरिका से समझौता करने वाले देशों को चेतावनी दी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि सारे देश निष्पक्षता और न्याय के हक में खड़े हों। चीन ने ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी पक्ष ने ऐसा समझौता किया जिससे चीन को नुकसान होगा तो चीन उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने भारत आई अपनी मां का अनोखे तरीके से 77वां बर्थडे मनाया। दरअसल एलन मस्क ने अपनी मां के लिए मुंबई में फूलों के गुलदस्ते भिजवाए। इसकी जानकारी खुद उनकी मां मे मस्क ने सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही एलन मस्क ने लिखा, लव यू मॉम, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यानी मां मैं आपसे प्यार करता हूं, हर चीज के लिए धन्यवाद। चीन के चांगक्युइन के आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल वहां एक शानदार लाइट शो हुआ जिसमें करीब 5000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस नजारे को देखकर लोग भी हैरान रह गए और इस खूबसूरत लम्हे को अपने मोबाइल कैमरों में उतारा।
बीसीसीआई ने जारी की खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी कर दी। इसमें 34 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ ग्रेड में रखा गया है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई। ये दोनों खिलाड़ी ग्रेड B में हैं। आईपीएल में डेब्यू को लेकर वैभव सूर्यवंशी के गांव में जश्न मनाया गया। वैभव सूर्यवंशी बिहार में समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में उनके गांव के लोगों ने भी केक काटा और मिठाई बांटी। वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। इसमें उन्होंने 20 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन लगातार दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे। वो 24 अप्रैल को बेंगलुरु में आरसीबी के साथ होने वाले मुकाबले से भी बाहर हो गए। सैमसन अब टीम के साथ बेंगलुरु नहीं गए हैं और वो जयपुर में रहकर ही रिकवरी करने में जुटे हैं। एथलीट नीरज चोपड़ा के नाम पर इंटरनेशनल जेवलिन मीट होगी। इसका नाम नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट रखा गया है। पहले इस इवेंट को हरियाणा के पंचकुला में करवाया जा रहा था, लेकिन अब इसका आयोजन बेंगलुरु में 24 मई को होगा। इस इवेंट में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अर्थ डे से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें रोहित समंदर किनारे अपने बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।